जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम सभी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। आप सभी अपने फ़ोन को रोटेट कीजिएगा और इससे आपको सभी प्रश्न बड़े बड़े नज़र आएगा। तो आपको इस क्लास में रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, साइंस के प्रश्न मिलेगा। तो आप सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आज की क्लास के पहले प्रश्न से हम सभी शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो देखो, ये आपका आज की क्लास का पहला प्रश्न है। ध्यान से आप इन प्रश्न को हल कीजिएगा। देखो, ऊपर का संबंध नीचे के साथ है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है पीछे का संबंध किनके साथ होगा। अब देखो, ऊपर और नीचे आपस में एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। उसी प्रकार पीछे का विलोम आगे होगा, पर आगे आपके कहीं भी विकल्प में दिया नहीं गया है। तो देखो, पीछे का विलोम सामने हो जाएगा। पीछे का विलोम क्या हो जाएगा? सामने हो जाएगा। यहाँ से आपका विकल्प भी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न संख्या 2 को इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स ये आपका प्रश्न संख्या 2 है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ से देखो, आपको लुप्त अंक बताना है। जैसे आप सबसे पहले देख पा रहे हैं, ये आपका लुप्त अंक दिया गया है। नंबर आपने देखा 2 से 3, 3 से 4, 4 से 8, 8 से 27। तो अब आगे जो आपके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी नंबर प्राप्त होगी। तो ध्यान से आप देखिएगा। यदि हम 2 से 3 पर जाते हैं तो +1 किया गया। 3 से 4 पर जाते हैं तो यहाँ पर भी +1 किया गया। 4 से 8 पर जाते हैं तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर +4 किया गया। 8 से 27 पर जाते हैं तो काफ़ी यहाँ पर आपको गैप मिलेगा। तो अब कुछ अलग आप तरीका से यहाँ पर पैटर्न को हल कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे सामने सामने 2 का सामने आप देखो, 2 का सामने 8 है और 8 ये आपका 2 का क्यूब है। फिर देखो 3 का सामने, 3 का सामने आपका 27 है। 27 3 का क्यूब है। फिर आप यहाँ पर उसी प्रकार 4 में भी आप क्यूब कीजिएगा, क्योंकि आपने 2 3 का क्यूब किए हो तो 4 का भी क्यूब कीजिएगा। तो 4 का क्यूब आपका क्या आएगा? 4 का क्यूब 64 आएगा। 64 आपके विकल्प सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। देखो, सीरीज के प्रश्न हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर इसको लिख लो 2 के बाद देखो 3.5, 3.5 के बाद 6, 6.5 के बाद 8। फिर आप यहाँ पर देखो डैश हैं। तो यदि हम 2 से 3.5 पर जाएंगे तो यहाँ आप कितना प्लस करते हो? तो यहाँ आप 1 प्लस करते हो। फिर आगे की तरफ चलते हैं तो आगे देखो, नहीं तो आप एक एक छोड़ के देख लो विदाउट पॉइंट वाले को। 2 से आप 5 पर जाते हो, 3 प्लस किया गया। 5 से आप 8 पर जाते हो, 3 प्लस किया गया। इससे तो हम बाहर की तरफ चले जाएंगे। 3.5 से 3.6 पर जाते हैं, यहाँ भी 3 प्लस किया गया। तो अब आगे भी आपका 3 प्लस होगा। 6.5 में से 3 को जोड़ेंगे तो 9.5 आ जाएगा। अब देखो 9.5 आपके विकल्प ए में दिया गया है। तो विकल्प ए आपका बिल्कुल यहाँ से सही जवाब होगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा फ्रेंड्स। और प्रश्न संख्या 5 बनाने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। आप सभी फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कर लीजिएगा। और आपके क्लास का टाइम टेबल है 5 AM।
11 AM और शाम के 7 PM। तो आप इन 3 क्लास के साथ जुड़िए, अपनी तैयारी को काफ़ी फ्रेंड्स बेस्ट बनाइए। तो अब देखेंगे 5 नंबर ध्यान से प्रश्न को। खगोल विज्ञान का संबंध तारे के साथ है, तो भूविज्ञान का संबंध किनके साथ होगा? जिस प्रकार खगोल विज्ञान तारे से संबंधित हैं, उसी प्रकार भूविज्ञान पृथ्वी के साथ संबंधित है। भूविज्ञान किसके साथ संबंधित है? तो पृथ्वी के साथ। यहाँ से देखिएगा आपका बी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यदि 4 गुना 2 गुना 6 गुना से 1626, 3 गुना 7 गुना 4 से 974, तो 5 गुना 6 गुना 8 से क्या बनेगा? जो पैटर्न आप इन दोनों में से लगाएंगे, सेम पैटर्न आपको यहाँ पर भी लगाना है। देखो, गुना भी करेंगे तो 1626 नहीं पुरेगा, जोड़ेंगे तो भी नहीं पुरेगा, कुछ ना कुछ यहाँ तो सोचना पड़ेगा। ध्यान से आप इन नंबर को देखो। जब ध्यान से आप इन नंबर को देखेंगे तो पीछे वाले 2 नंबर यहाँ पर लिखा गया है, और ये 4 को 16 कैसे लिखा गया? 4 का स्क्वायर करके लिख दिया गया होगा। फिर ध्यान से आप देखो, ये पीछे वाले 2 नंबर 7474 आपको दिखेगा, पर यहाँ 9 कैसे लिखा गया? 9 का आप यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दो तो यही 9 को लिखा गया है। सेम पैटर्न आपको यहाँ भी लगाकर चलना था। पीछे वाले 6 8 को लिख दो 2 नंबर को, और आप यहाँ से 5 का स्क्वायर कर लो। जब आप 5 का स्क्वायर करते हो तो 5 का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा? तो 5 का स्क्वायर आपको 25 68 मिलेगा। 25 68 आपके विकल्प ए में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आपका यहाँ से देखो तो विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 को देखिएगा। तो देखो, ये आपके प्रश्न संख्या 7, ये भी आपके सीरीज के प्रश्न दिया गया है, क्योंकि आपके कोई भी एग्ज़ाम बैठो उसमें 2 सीरीज के प्रश्न मिलते हैं देखने के लिए। 52 58, फिर आगे 92 134, तो आगे क्या आएगा? तो सबसे पहले आप देखो क्या करो, बड़े नंबर में से छोटे को माइनस कर दो, यानी कि 32 में क्या जोड़े? 58 हो जाए। यदि आपको दिमाग नहीं लग रहा है तो 58 में से 32 को घटा दो, पता चल जाएगा। तो 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 होगा। इधर फिर देखो, 12 में से 8 जाएगा 4 हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3 होगा। इसके बाद फिर देखो, 4 में से 2 जाएगा 2, 13 में से 9 जाएगा 4। अब फिर आगे क्या आएगा? तो सीक्वेंस आपको बनते हुए नज़र आया। 26 में 8 को जोड़ते हैं तो 34 होगा, 34 में 8 को जोड़ते हैं तो 42 होगा। सेम आपको यहाँ भी आगे की ओर वही करना था। 42 और 8 50 मिलेगा। अब देखो, यहाँ से 134 में 50 को जोड़ो तो 184 मिलेगा। यहाँ से आपके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान की संख्या पर 184। यहाँ से देखो तो आपका विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स? राइट उत्तर बनेगा। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 को देखिएगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या 8 है। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? आपके पास यहाँ पर अक्षर और खाली स्थान दोनों दिया गया है। तो क्या सबसे पहले करते हैं? तो सबसे पहले आप यहाँ से काउंट कर लो खाली स्थान और अक्षर सहित। जैसे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ से आपको 15 मिला।
अब आप देखेंगे 15 में किन किन संख्या से भाग जा सकते हैं। 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, तो अब आप 3 या 5 का ग्रुप बनाओ। नहीं तो आपके पास एक और तरीका था, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे बी के बाद बी के पहले क्या भरा गया है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बी के पहले सी भरा है, तो आप यहाँ पर सी को भर दो। तो यहाँ से आप कहिएगा कि एक ग्रुप बन रहा है ए सी बी का, इस तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको ए भरना है, यहाँ पर आपको ए भरना है, यहाँ पर बी भरना है, तो ये आपका ग्रुप बना। फिर यहाँ से आप सी को भरो, यहाँ से आपको सी भरो, तो ए सी बी का एक ग्रुप बना। फिर यहाँ से सी भरो, देखो ए सी बी का ग्रुप बना। आप यहाँ पर ए भरो, तो आप कहेंगे हम यहाँ पर 3-3 का ग्रुप बनाए हैं। तो ए सी बी सभी में चल रहा है, तो आपने क्या क्या भरे हो, सी ए, फिर देखो बी सी ए, तो ये चीज़ आपने भरी हो। कौन सा विकल्प में है, सी ए बी डबल सी ए, आपके विकल्प ए में दिया गया है, सॉरी विकल्प बी में दिया गया है, तो बी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 9 को, और इसका आंसर बताइए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप पहले ध्यान से प्रश्न को समझिए। 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति नीचे प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती हैं। ध्यान से देखो, आपके पास ये 4 आकृति दिया गया है। अब इन आकृति को जोड़कर कौन सा विकल्प को आप बना सकते हो। आप ध्यान से जब देखेंगे, क्या आप विकल्प ए को बना सकते हो? विकल्प ए को आप नहीं बना सकते हैं, लेकिन आप विकल्प बी को देखो। यदि हम इन वाले पिक्चर को उठाएं तो ये वाले पिक्चर आपका देखो यहाँ से बनेगा। ध्यान से इस टाइप के फिगर को देखना होता है। ये वाले फिगर आपको यहाँ से बनते हुए नज़र आ जाएगा, ठीक। फिर ये आप यही बात करें, ये फिगर को यहाँ से घुरा के रख दिया जाए, यहाँ से आपके लिए घुरा के रख दिया जाए, तो ये भी फिगर आपको बनते हुए नज़र यहाँ से आ जाएगा, ठीक। देखो सेम फिगर बनते हुए नज़र आया। सेम आपको नीचे भी यहाँ से इस तरह से बनते हुए नज़र आएगा, इधर से भी, यानी कि आपके विकल्प बी में बनते हुए नज़र आएगा। बाकी देखो आप किसी में भी नहीं बना सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर यहाँ से बी होगा। बी फ्रेंड्स आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 को देखिएगा। 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति नीचे प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती हैं। सेम देखो आपको ये फिगर दिया गया है, इनसे कौन सा विकल्प को आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें कितने टुकड़े हैं आप उनको काउंट करो। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 टुकड़े हैं। विकल्प ए में कितने टुकड़े हैं? 1 2 3 4 5 6 7। जब यहाँ पर 5 हैं तो 5 ही वाला बनेगा, 7 वाले आपका गलत होगा। 1 2 3 4 5 ये आपका बन सकता है। तीसरा को चेक करेंगे 1 2 3 4 5 ये भी बन सकता है। चौथा को चेक करेंगे 1 2 3 4 5 ये भी बन सकता है। विकल्प ए तो आपका गलत हो गया। अब सबसे पहले आप इस टाइप के जो फिगर हैं आप इनको ज़रा ढूंढ के बताओ, ये फिगर आपके कहाँ पर दिखाई दे रहा है? ये वाला फिगर आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है? विकल्प बी में देखो ध्यान से, तो कहीं भी आपको ये वाला फिगर बनते हुए नज़र नहीं आएगा, तो आप इसको हटा दो। विकल्प सी को देखो ध्यान से, तो विकल्प सी में भी देखो ये वाला फिगर बनते हुए नज़र नहीं आ रहा, आप इसको हटा दो। लेकिन विकल्प डी में आपको यहाँ से ये वाला फिगर बनते हुए नज़र आ जाएगा। ये फिगर देखो यहाँ से बन रहा है, ये फिगर यहाँ से बना। उसके बाद ये चांद आपका ये देखो बन रहा है, चांद आपका पूरा ये बनेगा। उसके बाद ये फ्रेंड्स आपका यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा। देखो ध्यान से, ये आपको कहिएगा यहाँ से बनेगा। उसके बाद ये छोटा वाला चांद इधर से बन जाएगा।
और ये वाला आकृति आपका इस भाग में बनेगा। यानी आप कह सकते हो यहाँ से जो है डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 को देखिएगा। दिए गए आरेख में वृत्त मजबूत आदमियों को दर्शाता है, वर्ग छोटे आदमियों को दर्शाता है, त्रिभुज सैनिक अधिकारियों को दर्शाता है। कौन सा क्षेत्र सैनिक अधिकारियों को दर्शाता है जो छोटे हैं लेकिन मजबूत नहीं हैं? तो सबसे पहले आपसे यहाँ पर का वृत्त जो है मजबूत आदमी को दर्शाता है। वृत्त किसको दर्शाता है? वृत्त जो है मजबूत आदमी को दर्शाता है। और वर्ग जो है वर्ग छोटे आदमी को दर्शाता है। वर्ग किसको दर्शाता है? वर्ग छोटे आदमी को दर्शाता है। त्रिभुज जो है सैनिक अधिकारियों को दर्शाता है। त्रिभुज किसको दर्शाते हैं? तो त्रिभुज सैनिक अधिकारियों को दर्शाते हैं। अब यहाँ से आपसे देखो क्या पूछा कि दर्शाता है कौन सा क्षेत्र सैनिक अधिकारियों को दर्शाता है जो छोटे हैं लेकिन मजबूत नहीं है। तो सबसे पहले मजबूत तो होना नहीं चाहिए। तो मजबूत के अंदर देखो मजबूत वृत्त वाले हैं। वृत्त के अंदर जो भी आ रहे हैं आप उन सभी को हटा दो। वृत्त के अंदर जो भी आ रहा है आप क्या करो, इन सभी को हटा दो। सभी को हटा दी। अब ये दो ऐसे हैं जो कि सैनिक और छोटे आदमियों को दर्शाता है। तो यहाँ से आपका विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। दो आपके किस विकल्प में दिया गया है? तो फ्रेंड्स आप कहिएगा विकल्प डी में दिया गया है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 को देखेंगे। वह आकृति चुनिए जो अन्य आकृतियों से भिन्न है। अब ध्यान से आपके पास 4 विकल्प दिया गया है। इनमें से आपको भिन्न की पहचान करना है, कौन सबसे अलग है। यदि आप ध्यान से प्रश्न को देखोगे तो ये देखो कहीं ना कहीं से कट हो गया एक, यानी कि ये दोनों लाइन आपस में सटा हुआ है। ये भी दो फिगर था आपस में मिला है, ये भी दो फिगर आपस में मिला है, लेकिन इसका और इसका देखो ये अलग अलग भाग हैं। हम यहाँ से बोल सकते हैं ये दो भाग में बटा हुआ है। इसलिए आपका सबसे अलग कौन होगा? तो सबसे अलग आपका डी होगा। डी क्या होगा फ्रेंड्स? आपका सबसे अलग और भिन्न होगा। यानी यहाँ से आपका डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 को देखिएगा फ्रेंड्स। तो देखो ये आपके प्रश्न संख्या 13 है। दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला की लुप्त आकृति को ज्ञात कीजिए। अब आप ध्यान से देखिएगा, जो संबंध इसका इसमें से है वही संबंध आपको इनमें से बताना है। तो आप कहेंगे ये त्रिभुज एक दूसरे के ऊपर उठा के रख दिया गया, ये त्रिभुज ऊपर उठा के रख दिया गया, ये बना, और इसके अंदर नीचे यानी कि एक त्रिभुज बना दिया गया। तो सेम आपको यही करना था। यहाँ पर भी आपको उठा कर रखना था। यहाँ से भी आपको क्या करना था फ्रेंड्स? उठा के यहाँ पर रख देना है। ध्यान से अब देखो यहाँ पर हम प्रश्न को बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखो ये आपका भाग इस तरह से बनेगा, ये भाग इस तरह से बनेगा, ये भाग इस तरह से बनेगा, ये यहाँ से इस तरह से मिल जाएगा। तो ये वाला डायग्राम आपका विकल्प ए में नहीं है, डी में नहीं है। कलर फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर आपका जो है ये भी देखो नहीं होगा। यहाँ से आपका बी राइट आंसर होगा। बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 13 का। देखो आप जितना प्रैक्टिस लगाते हैं आपके लिए उतना ही ज़रूरी अच्छा रहेगा। इसलिए फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस लगाते रहिए, क्योंकि आपका 27 जुलाई से पेपर शुरू होगा और दिसंबर तक आपका पेपर चलने वाला है। आप सोच सकते हो कितना लंबा पेपर चलेगा। कहता है विषम की पहचान करें। अब बताओ इनमें से कौन विषम है? 4 विकल्प आपके पास दिया गया है। 4 में से 3 किसी ना किसी प्रकार से समान हैं,
जबकि एक अलग हैं उन्हीं एक अलग का चयन करना है। 8 का संबंध देखो 64 से है, 7 का संबंध 49 से है, 5 का संबंध 25 से है, 6 का संबंध 30 से है। तो आप समझ गए होंगे कि कौन अलग हैं। आप समझ गए होंगे यहाँ पर कौन अलग हैं। यदि आप 8 का स्क्वायर करते हो तो 64 मिलेगा, 7 का स्क्वायर करते हो तो 49 मिलेगा, 5 का स्क्वायर करते हो तो 25 मिलेगा। उसी प्रकार आप 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 30 दिया गया है, तो इसलिए आपका ये सबसे अलग और भिन्न होगा। सी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट होगा। सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 14 का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। कहता है विषम की पहचान करें। इसमें आपको अक्षर लिखा गया है, इनमें आपको विषम बताना है। तो आप ध्यान से प्रश्न को देखो। इसमें से कितने अक्षर लिखा गया है आप काउंट करो। 1 2 3 4 5 6, इनमें कुल 6 अक्षर लिखा गया है। 1 2 3 4 5 6 7, इनमें 7 लिखा गया है। 1 2 3 4, इनमें 4 लिखा गया है। 1 2 3 4 5, इनमें 5 लिखा गया है। अब क्या आप इनसे अलग बता सकते हो? 2 सम हैं, 2 विषम हैं। तो फ्रेंड्स आप नहीं बना सकते हो। 2 अभाज्य संख्या है तो 2 भाज्य संख्या है। तो अब कुछ अलग लॉजिक को लगाओ। देखो आप थोड़ा ध्यान से सुनो बात को। एनिमल एक जो है वर्ड बन रहा है, ठीक, एक वर्ड है, अलग चीज़ है। फिर यहाँ पर देखो ऑथलो, और यहाँ पर फिर ADAM मैडम, ये सभी एक वर्ड है। अच्छा, ये सभी जो बना है कहाँ से बना है, कहाँ से लिया गया है? आखिर में ये सभी नाउन से ही तो लिया गया है। किससे प्राप्त हुआ है? सी से ही तो प्राप्त हुआ है। तो इसलिए आपका यहाँ से सबसे अलग और भिन्न जो होगा वह आपका सी होगा। सबसे अलग और भिन्न क्या आएगा फ्रेंड्स? सी आ जाएगा। यहाँ से हम उम्मीद करते हैं आप सभी प्रश्न समझ चुके हैं। आइए अब देखेंगे साइंस के काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न को। अभी तक फ्रेंड्स आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल पर पहली बार आए हो घंटी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखते हैं आप इन प्रश्न में कितने प्रश्न को सही करते हैं फ्रेंड्स। आंसर जिसका आपको पहले से पता है उनका आंसर आप कमेंट में देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कौन सा जीव प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है? संचलन, श्वसन, पोषण या उत्सर्जन? तो इसका सही जवाब आ जाएगा उत्सर्जन। यहाँ से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक अम्ल का विघटन कहाँ होता है? अग्नाशय, यकृत, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक? तो ये होता है नाभिक में। कहाँ पर होता है? नाभिक। यहाँ से डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे ध्यान से फ्रेंड्स। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को डैश कहा जाता है? डिफरेंस रिस्परेंस कहा जाता है? नहीं, इसका राइट आंसर होगा संबंधी शोषण। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? संबंधी शोषण। डी देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। यहाँ से देखिएगा आपका 3 राइट आंसर होगा। अंतःशोषण के दौरान फेफड़े डैश कारण हवा से भर जाते हैं? फेफड़ों के रुक जाने से, फेफड़ों के संकुचन से, फेफड़ों की स्फीति से, फेफड़ों के फैलाव से? तो इसका सही जवाब होगा फेफड़ों की स्फीति से। यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट उत्तर बनेगा।
नेक्स्ट प्रश्न, सांस लेने की प्रक्रिया में डैश शामिल हैं। तो सांस लेने की प्रक्रिया में प्रश्वसन और निश्वासन शामिल हैं। यहाँ से आपके विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। डैश मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा यकृत। यहाँ से देखो तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक हैं? पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम या आयोडीन? तो इसका सही जवाब होगा आयोडीन। क्या आवश्यक है? आयोडीन। यहाँ से डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इंसुलिन हार्मोन का स्रावन डैश से होता है। तो इसका सही जवाब होगा अबुट ग्रंथि से होता है। यहाँ से देखो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियों को डैश भी कहा जाता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को वाहिनी ग्रंथि भी कहा जाता है। यहाँ से भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती हैं? छाती, सिर, गला या उदर? तो इसका राइट आंसर होगा गला। यहाँ से देखो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गला। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। गर्भ व रोग थायराइड में वृद्धि के कारण के अतिस्राव के कारण होता है। तो इसका सही जवाब होगा थायराइड हार्मोन। यहाँ से विकल्प ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? तो सोमेटोस्टेनिन आपका राइट आंसर होगा सोमेटोस्टेनिन। यहाँ से देखो तो डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है? इनमें से आपको बताना है पाचक एंजाइम कौन नहीं है। तो सुपर ऑक्साइड डिस्मोटेस्ट आपका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक होता है। यहाँ से आपका विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक। कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? इनमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा पित्ताशय। यहाँ से डी देखिएगा बिल्कुल सही जवाब होगा पित्ताशय। इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो फ्रेडरिक बेंटिंग इसका राइट आंसर होगा। विकल्प ए यहाँ से फ्रेडरिक बेंटिंग। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। ध्यान से आप इन प्रश्न को देखो। इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? इंसुलिन, एस्ट्रोजन, पैराथार्मोन, टेस्टोस्टेरोन? तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। यहाँ से आपका विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब आएगा। सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है। ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही जवाब होगा क्या? इसका सही जवाब होगा मेलानिन। सी यहाँ से देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेलानिन।
मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि डैश होती हैं, उदर के ठीक नीचे, गर्दन के निचले हिस्से में, मस्तिष्क में उपस्थित या श्वास नली से जुड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा मस्तिष्क में उपस्थित। यहाँ से आपका सी राइट आंसर होगा मस्तिष्क में उपस्थित। मानव नरों में मूत्र और वीर्य और प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे डैश कहते हैं, डिंबवाहिनी, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग या शुक्रवाहिका। तो देखो इसका राइट आंसर होगा मूत्रमार्ग। यहाँ से आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा मूत्रमार्ग। गतिशील जीवाणु कोशिका का कहा जाता है, क्या कहा जाता है? युग्मक, नर युग्मक, मादा युग्मक, आइसोगोमेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर युग्मक कहा जाता है। यहाँ से देखो तो बी आपका बिल्कुल राइट होगा। यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। तो इसका सही जवाब होगा लैंगिक प्रजनन। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? लैंगिक प्रजनन। यहाँ से देखो तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अलैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में डैश होगा, प्रजनन युग्मक में पैदा होता है, वंश विविधताओं को दर्शाता है, नए जीव आनुवांशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं। ये बात आपका राइट बोल रहा है। नए जीव आनुवांशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो वृषण होता है। इसका सही जवाब आपका बी हो जाएगा वृषण। अब देखिएगा मैथ्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा जो कि काफ़ी आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और ये प्रश्न आपके जो हैं पहला है, और आप देखे होंगे सिंप्लीकेशन का प्रश्न आपको एग्ज़ाम में 100% देखने के लिए मिला जाता है। कहता है निम्नलिखित को हल कीजिए। आप क्या करेंगे? इसका मान निकालेंगे। तो देखो इसमें बोर्ड मास के नियम के हिसाब से हल करना होता है। तो सबसे पहले ऊपर में देखो ब्रैकेट है, अब ब्रैकेट का क्रिया करोगे तो ये आपका 25 हो जाएगा। तो यहाँ से हम 5 + 5 गुना 5 और भागा आपका क्या हो जाएगा 25। फिर देखो बोर्ड मास के नियम के अनुसार अब गुना का क्रिया होगा, ऑफ का क्रिया ऑफ तो नहीं है, तो अब यहाँ से गुना का क्रिया करेंगे, डिवीज़न का क्रिया होगा। तो यहाँ आप भाग का उल्टा गुना करेंगे, 5 गुना 5 गुना 5, भाग का उल्टा गुना 1/25 होगा और ये आपका 5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से फ्रेंड्स आप कटिंग जब करते हैं तो आपका ये 25 कट हो जाएगा और ये आपका 5 से 5 कट कर दो। ये आपका यहाँ पर प्लस था, अब प्लस तो पहले से बचा, अब इस पूरे एरिया में आपका 5 बचा तो यहाँ पर 5 को लिखेंगे। 5 और 5 आपको क्या मिलेगा? तो देखो 5 और 5 आपको 10 मिलेगा। 10 आपके विकल्प बी में दिया गया है। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की और। प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा। कहता है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य हैं। तो आप क्या करो, सबसे पहले 15, 25 और 40 का एलसीएम ले लो, क्योंकि एक एक करके तो भाग देना फ्रेंड्स इतना आसान नहीं है, इसलिए इनका एलसीएम से यदि कट जाएगा तो समझेंगे 15, 25, 40, 75 से भी विभाज्य हैं। तो 5 से यहाँ पर खिला देंगे, 5 तिया के 15, 25 25 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, ये आपका 15 बार में कट जाएगा। फिर से 5 से खाएगा, ये आपका 3 होगा, ये 1 होगा और ये आपका 8 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। अब 3 से खा रहा है, 3 से खिलाएंगे 1 1 8 और 1,
सभी को गुना करते हैं 8 पंचे 40, 40 या 120, 120 गुना 5 करते हो तो 600 होगा। तो देखो एलसीएम आपका आ गया 600। अब 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में भाग लगा दो, 1 2 3 4। देखो क्या ये 6 से पूरा 15 25 40 75 से कटता है, यानी कि यदि 600 से कटेगा तो इससे भी कट जाएगा। तो एक बार में आपका चला जाएगा 600, उतरेगा 9, उतरेगा 9, 9 में से छो जाएगा 3, उतरा यहाँ से 9। अब देखो आप 9 बार में खिला दो, 9 बार में खिलाएंगे 0 0, 9 छक 54, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। 8 बार में भी नहीं खाएगा, 7 बार में, 6 बार में, 6 बार में देखते हैं 6 बार में तो 0 0 और ये आपका 6 छक्के 36 होगा। तो इधर आपका 9 9 और इधर बचा आपका 3। अब ज़रा सोचो, आपके पास 4 अंक की बड़ी संख्या था और यदि भूल से आप इसमें 1 को प्लस करेंगे तो ये 5 अंक में चला जाएगा। तो आपको प्लस तो नहीं करना है, जो आपका शेष बच रहा है यही आपका एक्स्ट्रा ज़्यादा बच रहा है, आप इन शेष को इसमें से घटा दो। जब आप इन शेष को इसमें से माइनस कर देंगे तो अब ये 9600 जो हैं आपका 600 से पूरी तरह विभाजित होगा। यदि 600 से पूरी तरह 9600 विभाजित होगा तो 15 25 40 75 से भी विभाजित होगा। तो यहाँ से आपका बी क्या होगा, यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हैं। देखो फ्रेंड्स, आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, आप जितना प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। आप प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए 3 क्लास के साथ जुड़िए और डेली आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। ये आपका प्रश्न संख्या 3 है। कहता है 4 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 1 3 4 6 के अनुपात में है तो सबसे अधिक और सबसे कम आयु के व्यक्ति की आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले औसत हैं, तो आप इन 4 व्यक्ति का योग जब निकालते हो तो 42 गुना आप 4 कीजिएगा, इनका योग आ जाएगा। तो देखो इनका योग कितना आया, इनका योग 168 आया। इनका योग क्या मिला, इनका योग 168 मिला। अब इन चारों व्यक्तियों के अनुपात का योग करो तो इन चारों व्यक्तियों का योग का अनुपात आपको 3 1 4 8 4 14 होगा। ध्यान से देखो, इन चारों व्यक्तियों का अनुपात का योग 3 1 4 4 8 8 6 14 हुआ। अनुपात का योग 14 14 बराबर 168 होगा। तो अनुपात 1 बराबर आपका ये 12 बार में कट जाएगा। ये अनुपात 1 देखो कितने बार में कटेगा, 14 हो रहा है, तो आप यहाँ पर 16 क्यों लिख रहे हो गुरु, ये आपका 14 हो रहा था, ये आपका 168 होगा। ठीक, तो अनुपात 1 बराबर 14 एकम 14 14 28। अनुपात 1 का वैल्यू आपने 12 निकाला। प्रश्न में पूछा था कि सबसे अधिक व्यक्ति और सबसे कम आयु के व्यक्ति का अंतर, तो सबसे अधिक आपका 6 था, सबसे कम 1 था, इन दोनों के अंतर 5 आया। जब अनुपात 1 का मान 12 है तो अनुपात 5 का मान निकालेंगे तो 12 पंचे के 60 होगा। तो इसका आयु क्या होगा, 60 वर्ष का होगा। 60 वर्ष आपके विकल्प बी में दिया है, तो बी आपका यहाँ से बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा फ्रेंड्स। तो ये आपके प्रश्न संख्या 4 रहा। एक रेलगाड़ी 57.6 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय करती हैं, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम दूरी को बना लेते हैं मीटर। मीटर बनाने के लिए आपको 1000 से गुना करना होगा। तो 1000 से गुना कर दिए, पॉइंट यहाँ से उड़ाओ और 1 0 यहाँ से हट जाएगा। तो ये आपका आ गया 576 गुना 100 दूरी मीटर में आ गया। और टाइम आप यहाँ पर 48 मिनट हैं, इसको सेकेंड बनाने के लिए 60 से गुना कर दो। अब चाल बराबर फार्मूला लगाओ,
चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बट्टे के समय। तो दूरी आपका 576 गुना देखो 100 है और टाइम आपका था 48 गुना के 60। अब यहाँ से आपका काटा पीटी करना है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 2 पंचे के 10, 2 तिया के 6, 7 5 12, 12 6 18, 3 एकम 3, 3 नमा के 27, 3 दूना के 6 कटेगा। और ये आपका देखो ध्यान से तो 4 बार में कट जाएगा। ये कितने बार में कटेगा? 4 बार में कट जाएगा। 8 चौक 32, 4 चौक 16, 3 19, 5 गुना अब यहाँ से 4 करो तो 5 गुना 4 करेंगे तो 20 आ जाएगा। यानी कि इसका सही जवाब होगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखो यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट होगा। डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न संख्या 5 को। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 82 और ए बी बराबर 9 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। चाहो तो आप फार्मूला पे सेट कर दो, वो भी बन जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो वो भी बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर ए बी का गुना कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर ए को 3 मान लीजिए, बी को 3 मान लीजिए, इन दोनों का गुना 9 होगा। ठीक है, इस कंडीशन को आप सेटिस्फाइड तो करा दिए। ये भी कंडीशन को सेटिस्फाइड होना चाहिए, ये भी दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर ए था, ए का मान 3, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ बी था, बी का मान 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18। यहाँ पर 18, यहाँ पर 82। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो हम कहते हैं ए का मान आप 1 मान लो, बी का मान आप 9 मान लो, तो भी इन दोनों का गुणनफल 9 होगा। ठीक उसी प्रकार 1 का स्क्वायर 1 करो, बी का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 1 82। यानी कि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड किया। तो ए का मान आपने क्या माने हो? 1 का स्क्वायर 1 क्यूब है तो आप 1 का क्यूब करो। बी का मान आपने क्या माना है? 9, तो 9 का क्यूब करो। 1 का क्यूब 1, 9 का क्यूब 729। तो 729 में 1 को जोड़ो तो 730 आ जाएगा। 730 आपके विकल्प बी में दिया है। तो देखो विकल्प बी आपका यहाँ से बिल्कुल सही जवाब होगा। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक सभी प्रश्न समझ चुके हैं। आप सभी से फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है, आप सभी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कर लीजिएगा। और आपके क्लास का टाइम टेबल है फ्रेंड्स 5 AM, 11 AM और शाम के 7 PM। तो आप इन 3 क्लास के साथ जुड़िए और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं फ्रेंड्स, आप उन तीनों ग्रुप में सभी ग्रुप में वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।